आप लोगों को वॉइस मिल रहा है बढ़िया से? यस सर। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। कुछ मैसेज किया तो मैं देख लेता हूँ। चलिए, देखिए, इसी के पैरेलल में क्या हुआ था, जब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, या क्रांतिकारी विचारधारा जो पनपा। क्रांति की विचारधारा आप बता दें दो चरणों में हुआ था। पहला चरण क्या था, 1900 से लेकर 1915-16 तक माना जाता है, और दूसरा चरण क्या है, 1924 से लेकर 30 तक माना जाता है। तो क्रांतिकारी चरण ये दो चरणों में था। पहला जो चरण था उसमें व्यक्तिवाद था ज्यादा था, व्यक्तिवाद। और दूसरा था विचारधारा आधारित। पहले का टाइम पीरियड है 1900 से लेके लगभग 1915 तक। दूसरा है 1924 से लेके 1930 तक माना जाता है। तो पहले जो व्यक्तिवादी चरण था, या व्यक्तिवाद जो चरण था, इसमें व्यक्तिगत जान पर के लोग क्या थे, अंग्रेजी ऑफिसर को मारते थे, उनसे लड़ाई करते थे, या खुद मर जाते थे, व्यक्तिगत करते थे। जैसे आपने खुदीराम बोस का नाम सुने होंगे, चापेकर बंधु का नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से, बहुत से महिलाएं भी ऐसे नहीं, केवल पुरुष थे। दूसरे थे तो विचारधारा वाले थे। इसमें पहला चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने होंगे। उनके नेतृत्व में क्या बनाया गया था, हिंदुस्तान, पहला उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था। बाद में भगत सिंह जब उनमें जुड़ गया। सर हाँ बताइए। सर वॉइस साउंड नहीं आ रही है। ओके ओके, अब जा रहा है वॉइस? अब ठीक है? यस सर। ओके ओके यस सर। ओके ओके ओके। देखिए, दूसरे चरण में क्या था, दूसरे चरण में बना था विचारधारा वाला। इसमें पहला वाला जो संगठन बना था उसे कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिनको बनाया था आपके चंद्रशेखर आजाद के नाम तो जाने ही होंगे आप। दूसरा जो उनका संगठन बना था उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था, जो भगत सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। और ये दोनों जो है, जो भगत सिंह वाला था वो ज्यादा विचार था। देखिए, भगत सिंह को हम केवल उनके क्रांतिकारी के रूप में याद नहीं करते, बल्कि उनके विचारधारा के रूप में याद करते हैं। जैसे गांधी जी को क्या है, गांधी जी को उन्होंने मास मूवमेंट जितना चलाया उससे ज्यादा याद नहीं होता, बल्कि उनके विचारधारा को लेकर ज्यादा याद किया जाता है। तो भगत सिंह क्या है, एक विचारधारा का जीता जगता क्या है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। भगत सिंह क्या है, क्रांति का ज्यादा विचारधारा पर निर्भर करता है। जैसे देखिएगा कोई भी संघर्ष में तो उनका एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा को आगे लेके जाता है। तो देखिए, पहले जो चरण था उसमें दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट था, एक है बंगाल और एक है महाराष्ट्र। इन दोनों जगह से क्या है, इन सर क्रांतिकारी। आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। ओके, एक बार देखता हूँ। अब ठीक है? अब ठीक है, थोड़ा कंफर्म करवा दीजिए। यस सर अब ठीक है। हाँ, तो ठीक है, पहले वाले जो चरण थे। हाँ हाँ। वॉइस अप डाउन हो रहा है?
हाँ सर, अभी साहब अभी अच्छा, आपकी थोड़ा शिकायत सा ना यहाँ अभी पे थोड़ी देर बाद मौसम बोल रहा हूँ। मौसम हाँ ठीक है, मौसम खराब हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक वही है। दबने लग जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो हर जगह देखिए, पहले चरण के जो लोग थे वो व्यक्तिवादी था, और इनका दो स्थान मेनली था, एक था बंगाल और एक था आपका महाराष्ट्र। देखिए देश के और भी जगह पे छोटे मोटे हुआ है, लेकिन बंगाल और जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ज्यादा उग्र विचारधारा वाले थे। यहाँ से क्रांतिकारियों का जन्मभूमि कहा जाता है, महाराष्ट्र और बंगाल क्रांतिकारियों का जन्म स्थली कहा जाता है। अब आते पहले बंगाल से शुरू करते हैं। देखिए बंगाल में जो क्रांतिकारी था उसको समझिएगा, कौन कौन से क्रांतिकारी थे और उनमें क्या क्या है। बंगाल के क्रांतिकारी या बंगाल में क्रांतिकारी, जो भी लिखिएगा। देखिए बंगाल में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। का संगठन का क्या नाम था? अनुशीलन समिति। ये बनाया गया था मेनली 1902 में बनाया गया था, और इनके जो जनक थे उनका नाम था जतीन्द्र नाथ बनर्जी। इसके बाद बारिंद्र कुमार घोष, ज्ञानेन्द्र दत्त। ये जो ज्ञानेन्द्र दत्त है, ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। और जो बारिंद्र कुमार घोष थे, ये अरविंद घोष के भाई थे। में देखिए मेन मेन जो क्रांतिकारी थे इसी संगठन से जुड़े हुए। तो ये बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो इनसे जुड़े हुए थे। ये जो खुदीराम बोस है, ये भारत का पहला क्रांतिकारी है जब से कम उम्र में जिनको फांसी दी गई है। मात्र 15 साल की उम्र में इनको फांसी दी, सबसे कम उम्र में फांसी देने वाला व्यक्ति, कम उम्र में फांसी। धन्यवाद। तो जतेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, बारिंद्र कुमार घोष हो गया, ज्ञानेन्द्र दत्त हो गया, अरविंदो घोष हो गया, खुदीराम बोस हो गया, जो प्रेमथो हो गया, ये सब क्या है, बड़े बड़े क्रांतिकारी का उस समय नाम था, पहले चरण में बोल रहा हूँ। बाद में और भी लोग इसमें जुड़ते गए। देखिए इन लोगों का मेन मकसद था खून के बदले खून। अगर अंग्रेज कोई गलती करता था, उनका बदला क्या है उस हिसाब से लिया जाए। और इनका सभी अंग्रेजों के प्रति नहीं था, बल्कि जो अंग्रेज ऑफिसर राष्ट्र थे, भारतीयों पर ज्यादा अत्याचार करते थे, उनसे इन लोगों का क्या है लेना देना था। जो ज्यादा भ्रष्टाचार थे, भारतीयों पर क्या है अनायास भारतीयों पर अत्याचार करते थे, तो ऐसे लोगों को चुन चुन के मारते थे। जैसे अभी आपको बताया था ना, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक वाला पिक्चर में तो यही करते थे ना। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है यही से लिया गया, इन क्रांतिकारियों से लिया गया, नेशनल कॉलेज। और ये क्या था, अधिकतर छात्र थे उस समय, कम उम्र के थे, तो वही कॉन्सेप्ट क्या है इसी से लिया गया है, समझ लीजिएगा इनका। और इन्होंने क्या है, अधिकतर लोगों ने शक्ति, इनका नारा था, अरविंद घोष का नारा था कि किसी को हटाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए उस समय लगभग 32 करोड़ भारतीय लोग रहते थे, तो उनका कहना था अगर 32 करोड़ लोग अगर अपना हाथ उठा ले, तो अंग्रेज क्या है 2 मिनटों में क्या भाष होने के तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि सभी लोग नहीं थे लोगों के साथ, इनके विचारधारा से लोग सहमत भी नहीं थे, क्योंकि इनका विचारधारा क्या खून खराबा वाला विचारधारा है। और
हर कोई चाहता है कि उसके पड़ोस वाला बच्चा भगत सिंह बने और उसके घर का बच्चा भगत सिंह ना बने। ये विचारधारा भी है, क्योंकि भगत सिंह का मतलब क्या है, प्राण देना, और कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे का प्राण की आहुति उतना आसानी से दे पाए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इनमें इनका विचारधारा भी क्या इसलिए ज्यादा पनप नहीं पाया, क्योंकि जो सामान्य लोग थे वो, उन लोगों में क्या था, ज्यादा पकड़ नहीं था। उन लोग इनके विचारधारा से सहमत नहीं थे। इनमें क्या मारकाट होता था, कभी भी मृत्यु हो सकता, कभी भी गोली लग सकता था, कभी भी फांसी हो सकता था। फिर भी क्या है, लोगों का, कुछ लोगों का सहायता तो हमेशा मिलता ही है। तो मिला, तो इनके इनके बहुत सारे काम किया। इनमें दो तीन महिलाओं का नाम भी आप लोग जानते हैं, जैसे बीना दास हो गया, शांति घोष हो गया। सर अरविंद घोष का नारा क्या था? उनका नारा था कि अगर 32 करोड़ लोग अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें या अपना हाथ में ताकत शक्ति पैदा करें, तो अंग्रेज क्या है, ज्यादा समय तक भारत में रह नहीं पाएगा। 32 करोड़ उसमें जनसंख्या लगभग था भारत का, तो उसके अनुसार उनका अपना एक डेटा था कि 32 करोड़ अगर भारतीय अगर चाहे तो अंग्रेजों को तो ऐसे ही भगा सकते। कितने लाख अंग्रेज होंगे यहाँ पे, अगर 32 करोड़ अगर केवल हाथ ही उठा दे तो ये कहाँ रह सकते हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था कि शक्ति का मुकाबला शक्ति से हो सकता है। इसलिए इन्होंने भवानी पूजा, शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा क्यों फेमस है, इसलिए फेमस है कि शक्ति चाहिए। इसलिए देखिएगा आप लोग भी अगर रामायण पढ़े होंगे तो रामायण में भी देखिएगा, जब राम जी जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो उनको भी शक्ति चाहिए था, तभी उन्होंने शक्ति का पूजा किया था। अगर आप लोगों ने साहित्य पढ़े होंगे जयशंकर प्रसाद जी का, तो उनका शक्ति का पूजा करके क्या है लिखा गया, जिनमें जो आप लोग को अगर मालूम नहीं होगा तो बता देता हूँ। जो बंगाल में जो ये शक्ति पूजा है उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। सबसे पहले जो वाल्मीकि वाला जो रामायण है वो 1300 ईस्वी में बंगाल में उसका अनुवाद किया गया था बांग्ला भाषा में। तो उसमें जो अनुवाद है तो उसमें जो शक्ति का पूजा है वो राम द्वारा किया गया था जब लंका पर चढ़ाई करने से पहले। तो उसी को कॉन्सेप्ट बना के वहां पे इनको ज्यादा हाईलाइट किया गया था, क्योंकि बंगाल में उस समय राम का उतना महत्व नहीं था, क्योंकि बंगाल में राम का कोई उधर गए ही नहीं थे। राम का जो मेन क्या है यूपी इस साइड के है। बंगाल में ना तो रामायण का उतना साक्ष्य है ना तो महाभारत का है। महाभारत में थोड़ा सा कभी मिलता है कि युद्ध करने के लिए वहां से आए थे। जो कर्ण है वो अंग प्रदेश का राजा था, और अंग क्या है बिहार वाला क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, मतलब बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र था। बंगाल तो नहीं कहे, बिहार वाला क्षेत्र को अंग कहते थे पहले। तो कर्ण क्या था, वहां का क्या था, राजा थे। तो जो शक्ति का पूजा है उसी से क्या है कॉन्सेप्ट बना और उसी को बाद में हाईलाइट किया गया। तो इसी इसलिए देखिएगा आज भी क्या है, जो बंगाल कल्चर है, बंगला कल्चर है, उसमें शक्ति का उतना महत्व है। तो उस समय क्या था, शक्ति का पूजा का जो महत्व है वो बड़ा है। इसलिए देखिएगा जो जितने भी राजा महाराजा होते थे, जो लोग युद्ध लड़ते थे, जब युद्ध लड़ने जाते थे तो शक्ति का पूजा करके जाते थे। शक्ति का पूजा से शक्ति मिलता है, क्योंकि अब देखिए उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड में क्या है, जैसे गढ़वाल जो राइफल होता है उसका नारा क्या है, बद्री विशाल। शिव जी का नारा नहीं दे सकते, क्योंकि बद्री विशाल से क्या होता है, एक विशालता का अनुभूति होता है, मन में शक्ति पैदा होता है। तो उसी प्रकार से क्या शक्ति का पूजा भी क्या है, शक्ति पैदा करता है। चलिए वाला बात है। तो इसी से क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए कोई ना कोई क्या है तो कोई से कॉन्सेप्ट मिलता है, उसी का क्या विचारधारा आगे बढ़ता है, लोगों में स्वीकार्यता। जैसे अगर गांधी जी अगर राम राज्य की बात नहीं करते तो अंग्रेजों के अत्याचार को कैसे गलत सिद्ध कर पाते। जब उन्होंने बताया कि राम राज्य में लोग ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, तभी तो लोगों में तुलना करने का क्षमता पैदा होगा। नहीं अगर बोलेंगे राम राज्य में भी ऐसे थे, तब वो बोलेंगे तब तो अंग्रेजी राज्य ठीक थे। तुलना करना पड़ेगा। देखिए आपको पता है कि उत्तराखंड के लोग 1857 में भाग क्यों नहीं लिए, क्योंकि गोरखा वाला उससे ज्यादा अत्याचारी थे। गोरखा हिंदू थे फिर भी अत्याचारी थे। फिर भी अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज हिंदू नहीं थे फिर भी अंग्रेजों की बात मान लिया। क्यों मान लिया कि
भाई रहना जहाँ है वहां पे अगर शांति नहीं होगा, वहां पे अगर सही नहीं होगा तो फिर रह कैसे पाएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो बंगाल में ये देखिए दो महिलाओं का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक है बीना दास और एक है शांति घोष। महिला भी कम नहीं थी, समझ लीजिएगा। और देखिए जो गब्बर इज बैक में भी महिलाओं का भी रोल है। शांति घोष ये अपने प्रिंसिपल को गोली मार दिया था, कुलपति को। इसको डिग्री लेने गए थे और उनसे मतलब किसी पहले कुछ गलत किया होगा इस स्टूडेंट के साथ, और अपने साथ बंदूक लेके चली गई। और जैसे उसको डिग्री देने गए उन्होंने गोली मार दी। और बीना दास ने उस समय के जो वहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर पर ही गोली चला दिया। तो ऐसे कि केवल पुरुष नहीं थे, महिलाओं भी बहुत सारे क्रांतिकारी बने। ये देखिए मेन नाम है, और भी नाम है, ठीक है? ऐसे मत समझिए कि दो ही महिलाएं थी, ऐसे नहीं है, और भी महिलाएं थी। तो जिनका ज्यादा हाईलाइट है उन्हीं को। बाद में बंगाल से एक और बड़े क्रांतिकारी यहाँ से बने, जिसका नाम है रास बिहारी बोस। ये जो 1913 में जो गदर आंदोलन हुआ था पंजाब में मेनली, गदर आंदोलन के मास्टरमाइंड थे ये। गदर आंदोलन को जो रूपरेखा दिया था वो रास बिहारी बोस दिया था। जब इनको अंग्रेज पकड़ने वाले थे तो ये जापान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जापान। जापान जाके क्या है, 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस से पहले यहाँ पे जापानी सेना को लेकर जो आजाद हिंदू फौज बनाने का काम किया था, तो राज बिहारी बोस के नेतृत्व में काम किया था। बाद में 1943 में क्या है, इस आजाद हिंद फौज का जो कमांडर जो राज बिहारी बोस था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया था। समझिएगा, सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का जो कमांड था उसको हैंड ओवर करने वाला व्यक्ति कौन था? राज बिहारी बोस थे, जो जापान में रहते थे उस समय। तो ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी और एक गदर आंदोलन के लिए के मास्टर माइंड कह सकते हैं, जो गदर आंदोलन था इनको लेकर चला था। तो ये क्या बंगाल के बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। पहले चरण के क्रांतिकारी बता रहा हूँ, दूसरे चरण के क्रांतिकारी आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तिलक जी तो पहले से मौजूद थे, लेकिन तिलक जी क्या है, डायरेक्टली क्या है, क्रांतिकारियों से जुड़े नहीं थे, बल्कि क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया। जैसे देखिएगा आप लोग, विवेकानंद जी को बंगाल में क्या क्रांतिकारी तो नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाया। यानी क्रांतिकारियों के अगर जिसको विचारधारा का अगर मास्टरमाइंड कहेंगे तो स्वामी विवेकानंद को मानते थे अंग्रेज लोग। अगर स्वामी विवेकानंद का अगर मृत्यु अगर 1902 में नहीं होता तो स्वामी विवेकानंद को भी जेल में डाल देते, समझिएगा। क्योंकि उनके जो विचारधारा है, जैसे उठो जागो और जब तक लड़ाई करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर दो, तो इसको क्रांतिकारियों ने उनके क्रांतिकारियों के जो घर थे या उनके जो जगह थे उनमें से विवेकानंद के बहुत सारे क्या लेटर मिले हैं, उनके बुक मिले हैं, उनके विचार के क्या कॉपी मिले हैं। अगर 1902 में अगर विवेकानंद जी का डेथ नहीं होता तो वो भी क्या होता, अंग्रेज उनको पकड़ लेते, मतलब आरोपी बना लेते, लेकिन नहीं। उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक भी क्या है, महाराष्ट्र में मास्टरमाइंड थे। मास्टर मतलब उनके विचारधारा विचार दिया उन्होंने क्रांतिकारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इनमें देखिए सबसे पहले क्या था, 1897 के आसपास क्या है, मुंबई में बहुत बड़े यानी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्लेग फैला था। और प्लेग फैलने का जो प्लेग इंस्पेक्टर होते वो घर घर जाके क्या था, सबको चेक कर रहे थे जो बीमारी थे। मतलब जैसे कोरोना काल में आप लोग देखो घर घर में जाके चेक कर रहे थे कोई कोरोना वाला मरीज है कि नहीं। लेकिन क्या है, आप लोग देखिए बहुत से लोगों को क्या जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। चाइना में दिखा गया, इंडिया में वैसे हुआ होगा कहीं कहीं। तो अंग्रेज लोग जो थे तो जो नहीं जाना चाहते थे उनको जबरदस्ती से पकड़ कर के ले गए। तो इससे क्या होता है कि अंग्रेज थे तो बहुत सारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अब स्वाभाविक चीज है, हो ही जाता है, लोग अंग्रेज है तो और ज्यादा करेंगे। तो इससे क्या था, वहां पे चपेकर बंधु थे। तो चपेकर बंधु ने जो
प्लेग कमिश्नर था उनको हत्या कर दी, और प्लेग कमिश्नर की जब हत्या कर दिया तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने जस्टिफाई कर दिया। उनके तो पत्रिका था, बाल गंगाधर तिलक के ने दो पत्र निकाले थे, जो उनके जो पत्र थे तिलक जी का, एक था मराठा और एक था उनका पत्र ये जो मराठा वाले पत्र है, इसमें उन्होंने क्या है, पत्रिका में उन्होंने ये जो घटना हुआ था जिसमें प्लेग कमिश्नर को मारा गया था, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया था कि ये सही किया उन्होंने। हाँ जी, जब सही किया है तो क्या हुआ, तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया और तिलक जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कहा कि जेल में डाल दिया था, मांडले जेल में डाल दिया। मांडले जेल कहाँ पे है, ये आपका उसमें बर्मा आजकल म्यांमार में हुआ करता है। ये बहुत ही उस समय के दो जेल बहुत फेमस है, एक तो मांडले जेल और एक है सेलुलर जेल, बहुत फेमस जेल था उस समय का। तो यही जेल में रहते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य वाला पुस्तक किसने लिखा है, बाल जेल में बैठ के नहीं, मांडले जेल में बैठ कर उन्होंने लिखा। तो इसलिए क्या है, अगर पत्रकारिता के आधार पर अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति को सजा हुआ वो है तिलक जी को सजा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता के आधार पर सबसे पहले किस व्यक्ति को या किस भारतीय की सजा हुई थी, वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो उसी कारण क्या होता उनको हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो प्लेग कमिश्नर को मारा गया था उसको जस्टिफाई किया था। पहले तो ये है। दूसरा है यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, पीडी सावरकर। इन्होंने एक संगठन बना था, पहला था उनका मित्र मेला। जो 1905 में बनाया गया था। इसके माध्यम से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचार, और बाद में बीडी सावरकर को बंद कर दिया था सेलुलर जेल में। इनको कहाँ बना बंद करा था, सेलुलर जेल कहाँ पे है, अंडमान में, जिसको आप काला पानी का सजा कहा जाता है। सेलुलर जेल कहाँ पे है, अंडमान में है, जिसको काला पानी का सजा कहा जाता है। तो अंडमान में बीडी सावरकर को लिया, तो उनका संगठन का नाम क्या था, मित्र मेला था। ठीक है, कौन संगठन था, मित्र मेला। इसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पे क्रांतिकारी, कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर परचम लहराए थे, जो भारत के बाहर भी, जो भारत के बाहर भी क्या है। अच्छा, उनका दूसरा पत्रिका, दूसरा का नाम केसरी है। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठा में, मराठी भाषा में था। कि केसरी क्या था, मराठी भाषा में था, और मराठा जो अखबार था ना, ये अंग्रेजी भाषा में था। मराठा और केसरी उनका दो पत्रिका थी। हाँ जी। तो सेलुलर जेल कहाँ पे, अंडमान, बहुत बार पूछा गया कि सेलुलर जेल कहाँ पे है, अंडमान में। इसे काला पानी का सजा कहा जाता था। देखिए, महाराष्ट्र और बंगाल के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर भी क्रांतिकारी को आगे बढ़ाया है। इसमें लंदन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक महिला का नाम सुन लीजिएगा, मैडम भीकाजी कामा। इन्हें क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों का माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी। इन्होंने
1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के कहा, ये स्टुटगार्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। तो इनको क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों का माँ कहा जाता है, मैडम भीकाजी का माँ को। तो ये भी क्या बाहर से किया था। दूसरा है कृष्ण वर्मा, दूसरा है कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन से क्रांतिकारियों का संचालन किया। कहाँ से? लंदन से क्रांतिकारियों का संचालन किया। तो ये दो व्यक्ति का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति का नाम और इंपॉर्टेंट है जिन्होंने गदर आंदोलन शुरू किया, तो गदर आंदोलन के बारे में जानिए। गदर आंदोलन ये हुआ था 1913 में शुरू हुआ था। इसका भी जड़ अमेरिका था, अमेरिका से शुरू हुआ था। अमेरिका का एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में एक जगह का है सैन फ्रांसिस्को, ये यूएसए में है। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, हरदयाल, हरदयाल। इनके नेतृत्व में गदर नामक पत्रिका शुरू कर दिया था। पत्रिका नाम था गदर। ये गदर का मतलब विद्रोह होता है, ये पंजाबी भाषा का है, गुरुमुखी लिपि का। इसका पत्रिका शुरू, और इस गदर पत्रिका के नाम पे इस आंदोलन का नाम गदर रखा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सोहन सिंह। शारवा का नाम, ये क्रांतिकारी था। इनका इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस समय देखिएगा क्या था, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तो ये जो भारत आए थे, तो भारत में उस समय क्या था, पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं 1914 से में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन लोगों का उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश भारतीय, देखिए ब्रिटिश सेना में दो तरह के लोग थे। एक तो यूरोपियन सेना हुआ करता था और एक था ब्रिटिश इंडियन सेना हुआ था, जो भारतीय लोगों का सेना था, मतलब इंडियन मूल के थे। और एक था ब्रिटिश मूल के, ब्रिटिश मतलब यूरोप के लोग थे। ब्रिटिश भी बहुत चालाक थे, वो दो तरह के सेना रखे हुए थे। जो यूरोप के सेना थे ना, उनको अच्छे अच्छे पदों पे दिया था, और जहाँ पे डिसीजन लेना होता था उन पे उनको बैठाया गया था। आज भी देखिएगा, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम क्या होता है, अपने जात के लगा देते हैं। अधिकतर पुलिस ऑफिसर क्या होते हैं, जो मेन थानेदार होते हैं, एसपी वगैरह होते हैं, वो अपने ही बना देते हैं। तो ये केवल आज की बात नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। तो अंग्रेजों ने भी क्या, दो तरह के सेना रखे थे। एक यूरोपियन सेना था, जो उनके खास माने जाते हैं, और एक था ब्रिटिश भारतीय सेना, जो भारतीयों को भर्ती करके बनाया गया। उनका काम क्या था, मास मूवमेंट को रोकना, मतलब जहाँ पे भारतीय द्वारा अत्याचार करेगा तो उनको रोकना, या और भी जो काम थे उसको करना। डिसीजन मेकिंग उनको क्या है, काम नहीं दे देते। जो आज भी देखिएगा हर पार्टी करता है, कोई भी पार्टी हो और कोई भी मुख्यमंत्री हो, ऐसे नहीं है कि केवल अभी ये केवल इसको खत्म करके आज खत्म कर देंगे, आज ज्यादा नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे जब भारतीय ब्रिटिश सेनाओं से इन लोगों ने, बहुत सारे सेनाओं से कांटेक्ट किया और बताया कि भारत में एक क्रांति होगा, एक कतर होगा, लेकिन अंग्रेजों को पहले से ही क्या है, इसके बारे में जानकारी मिल गया, और जितने भी गदर आंदोलन से जुड़े लोग थे उनको पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। किसी को, कितने लोगों को फांसी दे दिया, कितने को काला पानी का सजा दे गया। तो ये आंदोलन भी क्या असफल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से गदर आंदोलन भी क्या बंद हो गया, और इसकी उत्पत्ति हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। हरदयाल इनके नेता थे, और इनका पत्रिका का नाम क्या था, गदर। तो आज हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी दूसरा चलाना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा, कल दूसरा।
इसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग। सर हाँ बताइए। सर सर ये जो हाँ भूमिका जी थी ना, ये क्या भारती थी या नाम से अलग है? कौन कौन, समझ में नहीं उन्होंने आता। लिखा है ना लंदन में मैडम भिकाजी कामा। हाँ हाँ, उनका नाम है भीका जी का, लंदन में नहीं, स्टुटगार्ट में। मैडम। हाँ मैडम भीका जी कामा। हाँ एक महिला, हाँ महिला के नाम इंडियन थी, इंडियन हाँ थी वो। हाँ ये हाँ इंडियन थी, देखिए वो पारसी है ना, पारसी लोगों का नाम अलग अलग होता है। अभी देखिए जो आपके टाटा ग्रुप वाले हैं ये पारसी लोग हैं, तो पारसियों का दादा भाई नरोजी भी पारसी थे। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग, हर जगह एक जैसे नाम होगा कोई जरूरी नहीं है। चलिए आज हम यहाँ तक करते हैं, अगर ठीक है किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर राज सर। ओके सर। बिहारी घोष भी कोई थे? हाँ राज बिहारी घोष थे, वो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो 1907 में बने थे। अभी ये बताएंगे ना जो ये गवर्नर जनरल होगा, और कुछ जो मेन मेन अधिवेशन के बारे में बताएंगे। ओके सर, ये बोस और इनमें थोड़ा कंफ्यूजन अलग था। अलग 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 व्यक्ति है। राज बिहारी जो बोस है वो क्रांतिकारी है, बोस वाला क्रांतिकारी है, और घोष वाला कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ठीक है।